हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसके पहले के लेक्चर में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है पीरियोडिसिटी। सब लोग जानते हैं, मैंने बताया था पीरियोडिसिटी क्या होती है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाते वक्त बताया था कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है एक फिक्स इंटरवल के साथ विद एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर जो ग्रुप बनाए थे अपन ने उसमें क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जैसे हलीना की रब से फरियाद था, हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, इन सब की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, लगभग सेम थी और इनका एटॉमिक नंबर चेंज था। तो ये क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है। एटॉमिक नंबर के साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं इनका ग्रुप बना दिया जाता है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है गाइस? तो यही होती है पीरियोडिसिटी। उसी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम आज देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आता है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसको एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। किसी भी एक एटम की जो रेडियस निकालते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। एटम में क्या होता है, बीच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या है, शेल है। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, इस प्रकार से। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट वाला जो शेल होता है वहां से लेके ये न्यूक्लियस का जो सेंटर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट वाला जो शेल है, किसी भी एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वहां से लेके जो इसकी डिस्टेंस होती है इन आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन क्या होता है, ये जो डेफिनेशन है वो क्लास 10 तक तो वैलिड है, लेकिन क्लास 11 12 में आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के साथ साथ और कौन सा नेचर होता है, इसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका वेव नेचर होता है। तो ये कैसे होगी, ये यहाँ पे एक वेव की तरह होगी, ठीक है। अगर ये वेव की तरह होगी तो इसकी जो होगी बाउंड्री वो फिक्स नहीं होगी। फिक्स बाउंड्री नहीं होगी तो हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इसकी फिक्स बाउंड्री भी नहीं है। तो एटम जो है, इलेक्ट्रॉन वेव है तो एटम की जो बाउंड्री है वो भी फिक्स नहीं होती है। तो एटम डू नॉट हैव फिक्स बाउंड्रीज, इसकी फिक्स बाउंड्री भी नहीं होती है। और साथ ही एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। एटम का जो साइज होता है वो लगभग कितना होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम तक। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब कि इसकी जो साइज है वो कितनी है, बहुत ज्यादा छोटी है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ कि हमारे ये जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है एटम, और हमें जो रेडियस निकालनी है वो बाउंडेड स्टेट में निकालनी है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण हम एक और स्टेट देखते हैं जिसको बोलते हैं बाउंडेड स्टेट, जिसमें कि एटम की बाउंड्री क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। फिक्स बाउंड्री हो जाएगी तो हम रेडियस को इजीली निकाल सकते हैं। तो बाउंडेड स्टेट में हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं, 3 टाइप से पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की होती है। फर्स्ट बेसिकली जो होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है कोवलेंट रेडियस, सेकेंड हमको जो पढ़नी है मेटेलिक रेडियस,
एंड थर्ड इज वांडरवाल रेडियस, ठीक है, वांडरवाल रेडियस, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वांडरवाल रेडियस क्या होती है ये हम देखेंगे। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस का फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस क्या होती है उसको समझने से पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा क्लास 9 या 10 में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो फॉर्म होता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों के शेयरिंग से, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है, और ये एक दूसरा एटम है जो इस प्रकार से इसमें मर्ज होता है, तभी क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलके क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कहलाता है। ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब क्या होता है, कोवलेंट रेडियस क्या होती है, इस कोवलेंट, इस एटम में मान लो ये रेडियस है, इसको ए नाम दिया, न्यूक्लियस है, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है इसको भी ए नाम दिया, ठीक है। ये क्या है, सेम एटम है, सेम एटम के लिए अप्लाई होता है, डिफरेंट एटम के लिए भी होता है। तो इसमें क्या है, ये क्या दे रखा है, सेम एटम, इसका न्यूक्लियस ए है, इसका न्यूक्लियस ए है। अब इन दोनों के सेंटर से, इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया DAA, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस क्या हो गई, इसका जो हाफ होता है, जो इन दोनों की सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेते हैं उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। या फिर ये जो है DAA, इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का हाफ करने पे कोवलेंट रेडियस आती है, यूं भी बोल सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पे हमारे पास क्या आती है, कोवलेंट रेडियस, या DAA/2 इज इक्वल टू कोवलेंट रेडियस। क्लियर है गाइस इतना। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, फिर से एक बार देख लीजिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दो एटम है, उन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर में से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है। क्लियर है। ये कोवलेंट रेडियस जो होती है वो नॉन मेटेलिक एटम्स में होती है, इन नॉन मेटेलिक एटम्स में कोवलेंट रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं नॉन मेटेलिक एटम्स में। फॉर एग्जांपल O2 हो गया, N2, Cl2, F2, NH3, HCl, ठीक है। तो ये क्या हो गया, O2 इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है, N2 इसमें नाइट्रोजन के दो एटम है, तो इसमें सेम एटम है, लेकिन यहाँ पे NH3 और HCl भी दे रखा है, ये डिफरेंट एटम है, ठीक है। डिफरेंट एटम मिलके क्या बना रहे, मॉलिक्यूल बना रहे। हाइड्रोजन के 3 एटम और नाइट्रोजन का एक एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब सेम एटम हो तो उसके लिए क्या हो गई हमारे पास, फॉर्मूला जो हो गया वो D/2 हो गया, DAA/2, इन दोनों का जो डिस्टेंस है डिवाइड/2 कर लेंगे। लेकिन जब एटम डिफरेंट हो तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, व्हेन एटम आर डिफरेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये है। मान लो
ए की, ये ए एटम है और ये बी एटम है, मान लो ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से ज्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब ए जो एटम है वो बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी ए बी, इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया, तो डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 गामा ए माइनस गामा बी। देखिए यहाँ पे आर लिखा है और यहाँ पे गामा लिखा है। आर ए और आर बी क्या है, रेडियस ऑफ ए और बी, ठीक है। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की रेडियस और बी की रेडियस, ठीक है। और गामा ए और गामा बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। क्लियर है गाइस। तो डिफरेंट एटम और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये फॉर्मूला है और सेम एटम के लिए क्या फॉर्मूला है, DAA/2। तो यहाँ पे एक बार हम इसकी कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, it is the half of the distance between two covalently bonded atom। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की जो डिस्टेंस होती है, ये मेन याद रखना है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, तभी हम क्या निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो दो कोवेलेंट बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। एक एग्जांपल भी है, जैसे कि क्लोरीन जो है वो कोवेलेंट रेडियस, क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, उसमें क्या निकलता है, कोवेलेंट रेडियस निकलती है। तो बुक में दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 198 पिकोमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस आर कोवेलेंट से डिनोट करेंगे, तो आर कोवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दे रखी है हमको 198 पिकोमीटर, डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है 2, ठीक है। एक क्लोरीन एटम ये दे रखा है, एक क्लोरीन एटम ये दे रखा है, इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 198 पिकोमीटर। तो हम इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी, तो ये आ गया 99 पिकोमीटर। क्लियर है गाइस, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। इसका एक एग्जांपल भी देख लिए, इसके एग्जांपल देख लिए कि ये किस में होती है, नॉन मेटेलिक एटम्स में होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं मेटेलिक रेडियस। सेकेंड जो है वो है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये मेटेलिक रेडियस जो है वो मेटेलिक बॉन्ड में, मेटेलिक बॉन्ड जिसमें फॉर्मेशन होता है उसी के लिए ये रेडियस निकाली जाएगी, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सब लोग जानते हैं, हमने मेटल की प्रॉपर्टी देखी थी, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसमें ये जो कोई भी एक मेटल है उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे वो ऐसे पास पास प्रेजेंट होंगे, मतलब कि ये बहुत ही पास पास रहते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टी भी देखी थी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही पास पास होते हैं। तो इस प्रकार से ये जमे हुए होते हैं इसके एटम्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी मेटेलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, उसके पहले हमको देखना जरूरी कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एटम है, मेटेलिक बॉन्ड में हम मेटल का यूज करेंगे, मतलब मेटल जो होंगे उसी में हम क्या निकालेंगे, मेटेलिक रेडियस निकालेंगे। तो कोई भी एक एटम है, जैसे कि Fe एटम है, ये जो एटम है इसका न्यूक्लियस है, ये प्लस प्लस जो मैं बनाया है वो क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये पास पास होते हैं। अब इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीली क्या करते हैं, इनके चारों ओर घूमते रहते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा भी बाउंड किया हुआ है, इसके द्वारा भी बाउंडेड है, इसके द्वारा भी बाउंडेड, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज को, सारे न्यूक्लियस को क्या करता है, बाउंडेड रखता है। ठीक है, क्यों रखता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वहीं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, और ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे और पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाउंड करके रखते हैं अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो होती है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक रेडियस क्या हो गई, इन दोनों के बीच में ये जो दो एटम है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एक एटम है, ये एक एटम है। हाँ, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि ये जो मेटल होते हैं वो ऐसे पास पास होते हैं, एक दूसरे में मर्ज नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के सेंटर से, इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटेलिक रेडियस। तो आर मेटेलिक इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। अगर हमने इसको A नाम दे दिया और इसको B नाम दे दिया तो DAB/2। क्लियर है गाइस? तो इसकी भी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द हाफ ऑफ द internuclear distance between two adjacent metal ion in the metallic lattice। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटाइस बोलते हैं। जो मेटल होते हैं वो ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटाइस बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो दो एडजेसेंट मेटल आयन किसको बोला हमने, पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को कर्नल कहा जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent metal ions in the metallic lattice is called metallic radius। क्लियर है गाइस, इतना मेटेलिक रेडियस क्या होता है। अब एक एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 256 पिकोमीटर। ठीक है, एक कॉपर आयन ये है, एक कॉपर का एटम ये दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 256 pm। अगर हमको इसकी मेटेलिक रेडियस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आर मेटेलिक इज इक्वल टू क्या हो गया, 256 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 128 पिकोमीटर। क्लियर है गाइस इतना। तो ये हो गई मेटेलिक रेडियस। अब आती है वॉन डेर वाल रेडियस। थर्ड जो है वॉन डेर वाल रेडियस, ये क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो नॉन बॉन्डेड एटम्स में होती है, जिसमें कि एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड नहीं होते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाँ, और वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि ये एक कोई भी एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि ए और बी से मिलकर बना है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है ए और बी। इन दोनों के बीच में भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी के इसके द्वारा, तभी वो क्या जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा जो जिससे जुड़ा हुआ होता है, जिस फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वैन डेर वाल फोर्सेस।
ये जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक एटम दूसरे एटम के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ा हुआ होता है, हमने देखा मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी तो एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब जरूर नहीं है कि ये जो वंडरवाल फोर्सेस है वो मॉलिक्यूल के बीच में ही हो, दो एटम्स के बीच में भी हो सकता है। कब? जब बात करते हैं हम इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस जो होते हैं, नोबल गैस, जिसको कि हम नोबल गैस भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे कि हीलियम की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम जो होता है, हीलियम एटम नोबल गैस में आता है। नोबल गैस जो होती है वो किसी के साथ क्या करती है, बॉन्ड नहीं बनाती। तो हीलियम एटम जो है, ये एक हीलियम एटम है, ये एक हीलियम का एटम है, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको मैक्सिमम अपन जितना पास ला सकते हैं उतना पास लेंगे, और फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके जो सेंटर से डिस्टेंस होती है, इसके डिवाइड बाय 2 करेंगे, DHE बाय 2 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वंडरवाल रेडियस। तो बेसिकली वंडरवाल रेडियस क्या होती है, ये इनर्ट गैस रेडियस भी कहलाती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस के लिए अप्लाई होती है। और जैसे कि कोई एक ये एटम की बात हो गई। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो एक ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक H2 मॉलिक्यूल हो गया, और ये हमारे पास हो गया दूसरा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये H2 मॉलिक्यूल और ये H2 मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में भी कोई एक फोर्स काम करता है। वही फोर्स क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्सेस। अब ये जो होती है वो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, मतलब मैक्सिमम हम इसको इतने तक पास में ला सकते हैं। अगर ज्यादा पास लाए तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसका जो लास्ट वाला जो एटम है, इसका जो सेंटर होता है और इसका जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वंडरवाल रेडियस। क्लियर है? तो R वंडरवाल इज इक्वल टू DH2 डिवाइड बाय 2। दिस इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। क्लियर है गाइस? हमने देखा 3 रेडियस। सबसे पहले देखी हमने कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड देखी मेटेलिक रेडियस एंड थर्ड देखी वंडरवाल रेडियस। अब एक चीज है यहाँ पे ध्यान रखने की कि कौन सी रेडियस जो होती है वो ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है और कौन सी सबसे ज्यादा कम होती है। जैसे कि R कोवेलेंट, R मेटेलिक, मतलब कि मेटेलिक रेडियस, और ये हो गई वंडरवाल रेडियस, ठीक है। इन दोनों में सबसे कम रेडियस कौन सी होती है, ज्यादा कौन सी होती है और उससे ज्यादा कौन सी होती है। R कोवेलेंट के लिए क्या था, ये एक दूसरे में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मतलब कि ये जो होती है इसकी रेडियस जो होती है वो इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो R कोवेलेंट आ जाती है। R मेटेलिक क्या होती है, ये इससे इस प्रकार से जुड़े। और R वंडरवाल जो होती है, वंडरवाल रेडियस, वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है जिसमें कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जिसकी रेडियस होती है वो वंडरवाल रेडियस होती है, उससे कम होती है मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है गाइस इतना? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है वो किसकी होती है और सबसे कम रेडियस होती है वो किसकी होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक और रेडियस बाकी है जो कि है आयोनिक रेडियस, उसकी स्टडी भी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।